वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब की तबाहकारियों पे बात करें, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने स्टूडियो में। हमारे साथ सालिया कुरैशी साहिबा भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमें सबसे पहले जो बात करेंगे आपसे वो सैलाब के हवाले से ही अगर बात करें, आप समझते हैं कि सिंध में जो अब ये सैलाब जाएगा ज़्यादा तबाहकारी फैलाएगा या पंजाब की निस्बत अगर इसको कंपैरिजन करें, क्योंकि पंजाब में तो काफ़ी तबाही फैली है, लेकिन हम ये बात करते हैं कि सिंध में जो है जो बेड्स हैं, रिवर बेड है, वो चूँकि इससे ज़्यादा वसी है पंजाब की निस्बत, तो वहाँ पे तबाही का जो चांसेस हैं वो कम है। जी, उम्मीद यही की जाती है कि सिंध में इतनी तबाही नहीं होगी। उसकी दो मेन वजूहात हैं। पहले तो ये कि जो दरिया सिंध है, जब ये सारे दरिया मिल जाते हैं और ये सूबा सिंध में एंटर होते हैं तो वहाँ पे दरिया का बेड बहुत बड़ा है और उसमें ये पानी काफ़ी फैलता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो उम्मीद की जाती है कि इतना वो जो है ना, वो पानी जितना एक्सपेक्टेड है 8-10 लाख क्यूसिक तक का जो पानी है उसको वो हैंडल कर सकता है दरिया का बेड। दूसरी जो उसकी वजह है कि उधर से तबाही कम होगी, क्योंकि सिंध ने हाल ही में 2010 में और फिर 2022 में बहुत बड़े सैलाब का सामना किया है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से बैटल हार्डन्ड हैं। कम्युनिटीज़ को भी पता है कि उन्होंने क्या करना है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनका भी तजर्बा जो है वो बहुत रीसेंट है। बहुत से लोग जो इससे पहले रिलीफ रेस्क्यू में इन्वॉल्व हुए हैं वो अभी वहीं पे हैं, अपने उन्हीं डिपार्टमेंट्स पे, उन्हीं पोजीशंस पे हैं। तो मेरे ख्याल में कि वो थोड़ा सा इसको बेहतर मैनेज करेंगे, क्योंकि पंजाब वाली साइड पे इतना बड़ा सैलाब बहुत अरसे बाद आया। तो जो इस वक्त के वहाँ पे लोग थे उन सब के लिए तकरीबन ये चीज़ नहीं थी। मतलब कौन है जो 38 साल पहले यहाँ पे मौजूद था और उसने पिछले सैलाब को हैंडल किया था, तो ये तकरीबन एक्सपीरियंस की बात होती है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालता है। सालिया साहिबा, आपकी जानिब बढ़ूंगा। आप क्या समझती हैं, ग्लेशियर्स तो पिघल रहे हैं, ज़ाहिरी बात है 14,000 ग्लेशियर्स की बात की जाए इन दिनों में, वैसे ही जब गर्मी ज़्यादा होती है और एक क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है जिसकी वजह से पिघल रहे हैं। हम अर्बन फ्लडिंग भी देख रहे हैं, केपी, उसके बाद सिंध और फिर पंजाब। आप तीनों सूबों में पाकिस्तान के बात करें तो इस टाइम एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। इसको काउंटर करने के लिए किसकी स्ट्रेटजी आपको बेहतर लगी है सबसे ज्यादा? ओवरऑल थैंक यू सो मच। ओवरऑल अगर देखा जाए, आई थिंक जो एक कंपोनेंट जो कि अली तोकीर शेख साहब ने भी मेंशन किया था, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 में जब आया था तो उसमें ये मेंशन था कि क्लाइमेट चेंज को एज अ प्रायोरिटी डील किया जाए। और प्रायोरिटी का मतलब है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाई जाए जो कि स्पेसिफिकली जो क्लाइमेट चेंज के इंसिडेंट्स हैं उनको टैकल करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी दे सके। उसमें आप देखें कि प्रोविंशियल अब जो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है उसका जो चेयरमैन होगा ही और शी विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर सेल के अंडर वो काम कर रहा होगा और उसके अंडर सारी प्रोविंशियल और चीफ मिनिस्टर्स जो होंगे की मिनिस्ट्रीज के, प्रोविंसेस के, वो उसको डील कर रहे होंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन का जो आप लैग कहते हैं वो फुलफिल हो जाएगा अगर ये वाली अथॉरिटी कायम हो जाती। अथॉरिटी अभी उसके जो मेंबर्स हैं उनकी बात की जाए, अडेप्टेशन, मिटिगेशन और एग्रीकल्चर और के फाइनेंस के मेंबर्स हैं जो कि इन एरियाज को क्लाइमेट चेंज के टैकल कर रहे होंगे। सेकंड जो आपने बात की, आई थिंक अगर ओवरऑल ये वाली अप्रोच देखी जाए, स्ट्रेटजी के केपी की क्या है, केपी का एनवायरनमेंट, उसकी डेमोग्राफी इज सो मच डिफरेंट फ्रॉम पंजाब और फिर उसके बाद सिंध। तो आपका जो स्टिल हमने 2022 की फ्लड से कुछ लर्निंग नहीं ली और आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब आपको जस्ट अभी हम शोर डाल रहे हैं कि फ्लड्स आ गए हैं, फिर थोड़े अरसे बाद हम ये कह रहे होंगे कि अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम ड्राउट्स का भी रोना रो रहे होते हैं, हीट वेव्स का भी। तो आपको अल्टीमेटली ओवरऑल हर प्रोविंस के लिए आई थिंक जो हीट वेव्स का भी इस दफ़ा सिनेरियो था 45 प्लस टेम्परेचर विद इन इस्लामाबाद गया, तो आपको एक क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग की शक्ल में, या आप देखें हेल स्टॉर्म्स जो हुए थे इस्लामाबाद में उसमें गाड़ियों को कितना नुकसान हो, तो आपको एक क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और अब हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। हमारी तरफ एक दफ़ा हेल स्टॉर्म आया, फिर उसके बाद एक लोगों ने अपने तौर पे उसकी कोई शेल्टर बना ली गाड़ियों की। तो वी नीड फॉर एवरीथिंग, हमें घर के लिए भी चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज के लिए भी चाहिए, हमें अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। तमाम हुकूमतों को भी, लोगों को भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, 66 जो हैं वो शहरों में पंजाब हुकूमत कह रही है कि वो ऐसे रिजर्वायर्स बनाएगी, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाएगी जहाँ पे ये पानी जा सके। इसके जब आप सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि
ہم علی توقیر صاحب تھے, ہم وہ کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم سلوشن ہے, شارٹ ٹرم سلوشن ایز سچ کچھ نہیں ہے. اگر لانگ ٹرم کی سلوشن کی بھی بات کی جائے, کتنا ٹائم لگے گا اس کو کوپ اپ کرنے میں, کیونکہ اگلے سال یہ فینومینا دوبارہ ہونا ہے؟ یہ دیکھیے, یہ جو اس قسم کے نا اسٹرکچرل سولوشنز کہ وہ 66 شہروں میں 67 ٹینک بنا دیے جائیں, دس ول ناٹ میک اینی ڈفرینس. یہ میرا نہیں خیال کہ دس از اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ پروجیکٹ. یہ بس ایسے کسی کے ذہن میں برین ویو آئی ہے اور اس نے کسی اوپر والے لیول پہ جا کے بات کر دیا تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ کر دیں. میں اس کے بارے میں کوئی اسٹرانگ ورڈ یوز نہیں کرتا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال یہ تباہی نہ ہو, پہلی چیز ایز مچ ایز پاسبل آپ انکروچمنٹس کو ختم کریں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ روم فار دا ریور, دریا کو پھیلنے کا موقع دیں. یہ جو آپ کی اسٹرکچرل انٹرونشنز ہوئی ہیں نا, یہ انٹرونشنز ہی ایکچولی ان فلڈز کا باعث بنی ہیں. آپ دیکھیں جس وقت دریا کے اوپر ایک بڑا ڈیم بن جاتا ہے نا, تو وہ چھوٹے فلڈ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں, اور جو کبھی کبھار آنے والا بڑا فلڈ ہے وہ میگنیفائی ہو جاتا ہے. یہ پرابلم ہے لارج اسٹرکچرز کی. اور جب وہ چھوٹے فلڈ ایلیمینیٹ ہوتے ہیں نا, تو آپ کو وہ انکروچمنٹ کو انکریج کرتے ہیں. دریا چھوٹا ہو گیا, ایک بندہ ہے وہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, 27-28 سال اس کی عمر ہو گئی, اب وہ ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں ہے, وہ کہتا ہے یار بناؤ ادھر گھر, آج تک کبھی ادھر میں نے سیلاب نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. لیکن جب آ گیا تو وہ ڈوب گیا. یہ بڑے اسٹرکچرز نے چھوٹے اسٹرکچرز کو انکریج کیا ہے. آپ کا وہ روڈا والی جو اسکیم ہے وہ کیا اسکیم ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ ایون وہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پہ کھڑا کر دیا, فارمر پرائم منسٹر کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سکڑ کے نالا بن گیا. بھائی وہ سکڑ کے نالا نہیں بنا, وہ اب بھی اتنا ہی بڑا ہے, صرف پیچھے وہ ڈیم ہے اس نے چھوٹے فلڈس کو ختم کر دیا. جب بڑا فلڈ آیا تو اب آپ دیکھ لیں اس نے کیا کیا. تو بیسیکلی ہم نے اب اس مائنڈ سیٹ میں ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور ان کو دہرانا نہیں ہے. پھر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اسٹرکچرز والا, اس میں کیا ہے کہ جی ادھر سے بند توڑ کے اس کو بچا لو, اس کو توڑ کے اس کو بچا لو, دونوں کو توڑ کے اسٹرکچر کو بچا لو. بھئی یہ رابن پیٹر پے پال والی اپروچ جو ہے نا, دس از انسسٹینیبل ایٹ لیسٹ سوشلی, ٹھیک ہے. انوائرمنٹلی بھی یہ جو آپ کے اسٹرکچرز ہیں یہ ڈیمیج کرتے ہیں, سوشلی بھی ڈیمیج کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی اکنامک ڈیمیج بھی ہوتا ہے. تو جب آپ سوشلی, اکنامکلی اور انوائرمنٹلی انسسٹینیبل ہیں تو پھر آپ کو کوئی اسمارٹ اپروچ سوچنی ہے. اب کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج کیا کہتا ہے؟ روم فار دا ریور. آپ نے دریاؤں کو رستہ دینا ہے, دریاؤں کے کوریڈور کو آپ. سر اگر تجاوزات کی بات کریں, خیبر پختونخوا کا کمپیریزن کریں پنجاب کے ساتھ, کہاں پہ زیادہ تجاوزات ہیں؟ دیکھیے جی, یہ خیبر پختونخوا اور اس کا تو ایریا برابر نہیں ہے, نہ ادھر دریاؤں کی اوور آل مطلب یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ مینجمنٹ کی بات کر لی جائے, گورننس کی بات کی جائے, دونوں ہی مس مینجمنٹ ہے جی, دونوں طرف ہی مس. کس طرف زیادہ ہے ذرا؟ میں نے کوئی اس کا جو ہے کمپیریٹیو انالیسس نہیں کیا, نہ میں کروں گا, کیونکہ دیکھیں جی اگر ادھر ہوئی ہے اور ادھر بھی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے دونوں طرف پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب ایک کو کہیں کہ جی وہ زیادہ برا ہے, ایک کم برا ہے, تو میں بالکل بات لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. دونوں طرف جو ہے لیپسز ہیں. کراچی سندھ میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, کراچی میں آپ دیکھیں نالوں کے اوپر آبادیاں بنی ہوئی ہیں, اسلام آباد میں ہیں نالوں کے اوپر آبادیاں بنی ہیں, لیٹسٹ سوسائٹیز, لیٹسٹ سیکٹرز آپ کے نالوں کے اوپر بن رہے ہیں. تو یہ سالیہ صاحبہ, اب یہ جو سوسائٹیز بنتی ہیں ان میں ڈرینیج سسٹم نہیں دیکھا جاتا. بہت ساری ایسی انفلوئنشل سوسائٹیز ہیں جن کے خلاف یہاں پہ میں پروگرام نہیں کر سکتا, مجھے جو ہے مشکل پڑ جائے گی. تو کیا اس کا سلوشن ہے؟ کس طرح سے پلان اپرووڈ ہو جاتا ہے, کس طرح سے ایل ڈی اے, سی ڈی اے, کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کریں وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں ہوتی. آئی تھنک جو ابھی لیٹسٹ ایک کیس چل رہا ہے پنجاب میں, یا اور بھی کافی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کریں, آئی تھنک وہ ان پلانڈ تو ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ اپروول کے پروسیس میں ہوتی ہیں تو کیا اس میں ایک انوائرمنٹل یا کلائمیٹ چینج کا کمپوننٹ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ ایکسپرٹ وہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی بات کہاں تک سنی جاتی ہے اور کدھر تک اپنی پلاننگ کو پروسیڈ کیا جاتا ہے. اب جو آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی, اس میں موسٹلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے. تو آئی تھنک جب اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے جو کہ ایک گھر پہ انسان لگا دیتا ہے. تو آئی تھنک وہ اویئرنیس
इंडिविजुअल लेवल पे भी और उस लेवल पे होनी चाहिए, और जो अप्रूवल दे देते हैं, ऑफ कोर्स इसमें ड्रॉबैक्स तो हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो भी हर्डल्स हैं, तो वो अप्रूवल जो है वो उसमें जी डॉक्टर साहब, आपको आप क्या समझते हैं किस तरह से अप्रूवल हो जाते हैं ये? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपके पास। क्वाइट फ्रैंकली मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्वालिफाइड लोग हैं हाइड्रोलॉजी स्टडी जो कर सकें प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। सिविल इंजीनियर्स को पकड़ा देते हैं भाई तुम हाइड्रोलॉजी स्टडी कर दो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को पकड़ा देते हैं भाई तुम हाइड्रोलॉजी स्टडी भी तुम ही कर दो। वो कागज़ों का पेट भर देते हैं। जो आगे बैठा हुआ बंदा जिसने अप्रूव करना है उसकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन के लोग भी नहीं हैं। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इस काम के लिए कंसल्टेंट्स हायर करें कि भाई एक प्राइवेट सोसाइटी ने एप्लीकेशन दी है, ये उनका एनवायरमेंटल प्लान है, ये उनका हाइड्रोलॉजिकल प्लान है, इसको आप देखें कि ये ठीक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो वो प्राइवेट वाला जो है वो भी सिविल इंजीनियर से बनवा रहा है, इधर जो बैठा हुआ है अथॉरिटी में बंदा बैठा हुआ है वो भी कहता है अच्छा यार ठीक है टिक कर दो। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जो है क्वाइट फ्रैंकली वो कहते हैं यार असन जमा करा दी तेने रिपोर्ट, कितने पैसे चाहिए देने। मतलब है कि वो टिक मार्क लेने के लिए जो है ना वो करवा लेते हैं। देयर आर वेज एंड मींस ऑफ गेटिंग इट। वो उसके बाद फिर एक्सपोज अब होते हैं। एक्सपोज उस वक्त होते हैं जिस वक्त कोई इस तरह का इवेंट होता है। मुझे फाइनल आपसे कमेंट्स लूँगा इस पे। आप क्या समझते हैं कि कोई डेनमार्क जैसी पॉलिसी होनी चाहिए, स्पंज पार्क बनाने चाहिए, क्या सोल्यूशन है इसका कि हम उस सोल्यूशंस की तरफ जाएं और उससे फिर फ़ायदा भी हो मुल्क को? देखिए, सोल्यूशंस तो हमारे पास लाइन लगी हुई है सोल्यूशंस की, और सॉल्यूशंस की कमी नहीं है हमारे पास। ना वो सॉल्यूशंस इतने महंगे हैं, ना इतने मुश्किल हैं कि ना हो सके। हमने थोड़ा सा अपनी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है। यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज़ जो हैं ये इंट्रोड्यूस कराने हैं। ये जो स्पंज पार्क की आपने बात की है इसके लिए बहुत सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा स्वीट है, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में इंट्रोड्यूस करें, कंसल्टेंट्स उसको अप्लाएँ। आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो उसका जो है वो करें। ये जो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन है ना, मसला अगर कोई इसको समझना चाहता है कि ये क्या है, आप सिंपली ऑस्ट्रेलिया की किसी भी सिटी काउंसिल के ऊपर जाके वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन टाइप करें, आपको बड़ा क्लियर दे देगा कि हर काउंसिल का, हर सिटी का अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एक वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट बना होता है जिसके हिसाब से वहाँ की हर किस्म की डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे सोल्यूशंस हमारे पास हैं, सिर्फ ये कि विल नहीं है वो जो इम्प्लीमेंट करे। विल भी आ जाती है, फिलहाल तो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है जी ठीक ठीक। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबरज़े दी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।